तो आप सभी का स्वागत है एक और नई क्लास में। और ये क्लास भी आज की प्रॉफिट एंड लॉस की बलराम सर ही लेंगे। तो मैं सीधे बलराम सर को इनवाइट करना चाहूंगा क्लास लेने के लिए। थैंक यू। जी थैंक यू सर। हम स्टार्ट करते हैं और जब तक बच्चे ज्वाइन करते हैं कुछ डिस्कस करते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक, और इससे पहले हम जनरल एंट्री और बाकी बेसिक कुछ कुछ टर्म्स कर चुके हैं। इससे पहले अगर आपने कुछ पूछना है तो पूछें, नहीं तो फिर मैं कुछ डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। किसी को इससे पहले कुछ पूछना है? बलराम आप स्टार्ट करो, फिर उसके बाद पूछने की बात आएगी। जी, तो अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे, लेकिन मैं आपको एक शेड्यूल भी दिखाऊंगा आपको यहाँ पर। अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो जी, अभी हमने जैसे जब हम जनरल एंट्री करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, उसके बाद हम फाइनल एक स्टेटमेंट बनाते हैं अपने अपने जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह करने के बाद अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के बाद एक स्टेटमेंट बनाते हैं। अब उस स्टेटमेंट में अगर हम कंपनी लॉ को देखें, सेक्शन 129 कुछ फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही अपनी बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते हैं। और ये कुछ हम दो चीज देखने वाले हैं इसमें। शेड्यूल 3 से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो हम एक शेड्यूल है वो देखेंगे, और एक बैलेंस शीट का शेड्यूल देखेंगे। पहले आपने इस तरीके से कुछ कभी अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आपने देखा ही होगा, और जो नॉन कॉमर्स हैं उनके लिए तो स्पेशल क्लास है ये, कि जिसमें आप देख पाएंगे कि बैलेंस शीट को हम किस तरीके से लिखते हैं। जो फाइनल स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं किसी कंपनी का, जो अल्टीमेट होता है, जो और नॉर्मल कोई भी पर्सन उसको देख के कुछ एनालाइज करता है, तो वो इस तरीके की बैलेंस शीट होती है। आप यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं तो जी, ये बैलेंस शीट होती है किसी कंपनी की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बैलेंस शीट होता है, कंपनी का नाम लिखा होता है, बैलेंस शीट एज ऑन मतलब यानी कि डेट, किस डेट पे ये है, इस डेट के बारे में इसमें लिखा होता है। तो ये कब प्रिपेयर करते हैं? ये प्रिपेयर करते हैं हम ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। ठीक है जी, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, यानी जर्नल एंट्री करने के बाद, लेजर पोस्टिंग होने के बाद, ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस होने के बाद, जब हम आइडेंटिफाई, मेजर, समराइज, रिकॉर्ड, समराइज, एनालाइज, उसके बाद ही हमारा कोई लास्ट स्टेट है बैलेंस शीट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएंगे इसके साथ। इसके एक और आगे जाएंगे तो फिर हम नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं, वो इसके आगे फर्दर एक और स्टेटमेंट होती है इसके बाद जो बनती है। अभी हम थोड़ा इसी को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, इसमें देखेंगे कौन कौन सी एंट्रियां हैं इसके अंदर की चीजें देखेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से इसका शेड्यूल है। इसमें करंट ईयर भी होता है, प्रीवियस ईयर, इसके दोनों ही इसमें ट्रांजेक्शन, दोनों ही अमाउंट को इसमें लिखा जाता है। इक्विटी, जी, अब इसमें आपने ये देखा इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये एक हेडिंग है, इसके अंदर फिर सब हेडिंग है, अगर आप इसमें देख पा रहे हैं। क्लियर, आपको सबको क्लियर दिख तो रहा है ना, सबको, कुछ सभी स्टूडेंट को? यस सर। ओके सर, ठीक है। हाँ जी, तो ये इसमें क्या पहली हेडिंग क्या हो गई, इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो आप अगर पहले, जैसे हमने अगर स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, एक अकाउंटिंग इक्वेशंस, असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ऐसे हम बोलते थे।
तो वैसे ही यहाँ पर है। अगर हम आगे इसकी सब हेडिंग आगे चल के देखेंगे तो इसमें असेट इक्विटी हो गई, इन कैपिटल हो गया, इसके आगे कुछ लाइबिलिटी होगी, फिर वो असेट होगा। तो असेट को भी डिवाइड किया गया है करंट असेट नॉन करंट असेट में, और जो लाइबिलिटी साइड थी आपकी उसको कैसे डिवाइड किया गया है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, लॉन्ग नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट, ये 3 मेन हेडिंग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, आप आगे देख सकते हैं, देखो जो सेकंड वो है कॉलम वो असेट का लिखा हुआ है, फिर नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट। तो मेन हेडिंग इसकी सब हेडिंग क्या हो जाएगी, नॉन करंट असेट एंड करंट असेट, और उसकी फिर सब हेडिंग जो है आगे आप देख सकते हैं फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट को कितने पार्ट में डिवाइड किया, देख सकते हैं, टेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट्स, ठीक है, टेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। इस तरीके से हम इसको क्लासिफाई करते हैं, सो दैट जो हमारा बैलेंस शीट होती है प्रेजेंटेबल हो और इजीली सबको समझ में आए, और एक ये कंप्लीट और फाइनल हमारा ये स्टेटमेंट होता है। इसमें से कोई ऐसा टर्म्स है जिसको किसी को समझना है, फिक्स्ड असेट्स क्या होती हैं, किसी को समझना है ऐसा कुछ, फिक्स्ड असेट, नॉन करंट असेट्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस क्या होते हैं? आप बलराम एक्सप्लेन कर दो ना, सब कुछ फिक्स असेट क्या है सब कुछ एक्सप्लेन कर दो। जी जी जी। तो जैसे फिक्स्ड असेट्स, जैसे मैंने हमने कुछ असेट होते हैं जो हम शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हैं, जिसका ड्यूरेबल कम टाइम का होता है, उसको हम बोलते हैं करंट असेट्स, ठीक है। और जो फिक्स्ड असेट होता है नॉन करंट असेट में कवर करते हैं। इसमें फिक्स्ड असेट अगर आप देख पा रहे हैं तो इनमें जितने भी हैं, टेंजिबल असेट हो गया, इंटेंजिबल असेट हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, इन सबको किसमें कवर किया गया। अगर कोई बात है मुझसे कुछ सोचे, सही बात कह रहे हो, उतना सोच ही ना। जी, तो इसमें जो कवर होगा ये सारे फिक्स असेट में कवर होंगे, जैसे कि स्टॉक हो गया या ऑपरेटिंग गुड्स हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, तो दे आर करंट असेट। बिल रिसीवेबल, कैश इन हैंड, ये सारी चीज करंट असेट में होती है। बट लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट या कोई ऐसे इक्विपमेंट वगैरह या कोई ऐसे नॉन आपका इंटेंजिबल असेट, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारे फिक्स असेट में कवर हैं, ठीक है। मैं 1 बाय 1 ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। आपने पहले तो ये देख ही लिया, इक्विटी इक्वल टू असेट, असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस इक्विटी जो होता है। अब यहाँ पे शेयर होल्डर फंड्स की हम बात करते हैं। ये हमारा शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट है, जो एक शेड्यूल जो बनाया गया है, इसको हम थोड़ा सा करते हैं। यस, किसी का मैसेज है? यस, विनती अरोड़ा जी। डेफर्ड टैक्स एसेट की अब बात करते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी क्या होता है? इक्विटी एंड लायबिलिटी ये वही सेम इक्वेशंस है। यहाँ पे कैपिटल बोल सकते हैं इसको, लायबिलिटी यानी आउटसाइडर्स लायबिलिटी, और या फिर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेस ने जिससे भी पैसा लिया है वो उसके लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगी। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसने किसी मालिक से पैसा लिया है तो अल्टीमेट जब भी कंपनी लिक्विडेट होती है, कंपनी वाइंड अप होती है, तो उसको अपना पैसा वापस से मालिक को रिटर्न करना होगा, इसलिए ये दोनों ही उसके लिए लायबिलिटी है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया इसमें, शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर कैपिटल आएगा इसमें, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो इसमें शेयर कैपिटल क्या होता है, ये एक्चुअली कंपनी का है। तो शेयर कैपिटल क्या होता है, जैसे पार्टनरशिप में कैपिटल होता है या सोल प्रोप्राइटर में होता है, इसमें क्या होता है, कई सारे नंबर ऑफ पीपल्स यानी जो मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उसमें ज्यादा नंबर्स होते हैं, तो उनका इंडिविजुअल का थोड़ा थोड़ा शेयर होता है। इसके लिए एक कॉमन वर्ड है जो शेयर कैपिटल। तो 10,000, 20 लाख, 50 लाख पर्सन हो सकते हैं, उनका कंबाइंड कैपिटल जो है वो शेयर कैपिटल हम इसमें लिखते हैं। इसको पूरा कैलकुलेट किया जाता है। इसी के अंदर फिर आगे चल के आप देख सकते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, आगे से कुछ सब डिवाइड करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, और भी किसको कैटेगराइज कर सकते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस इसी में आएगा। अगर प्रॉफिट होगा, जो भी इनकम, रिवेन्यू या पुराना रिवेन्यू, पुराना सरप्लस यानी पुराना गेन जो कंपनी को हुआ है, वो भी इसी में इस हेडिंग में इसमें सम अप करेंगे। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, तो ये भी एक तरीके की लायबिलिटी होती है। जब शेयर वारंट करके अगर हम मनी रिसीव करते हैं या शेयर इशू कर, एक तो शेयर इशू करके होता है, एक शेयर वारंट करके अगर हम मनी को कंपनी के अंदर लेके आते हैं तो वो भी इसी के अंदर कवर होगा। तो ये टोटल इस किस में आता है, आपका शेयर होल्डर्स फंड में कवर होता है। शेयर एप्लीकेशन बता दीजिए जी, ये मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वाला। जी, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट मतलब कभी हम शेयर के अगेंस्ट में भी हम पैसा लेके आते हैं ना कंपनी के लिए, तो उसको बोलते हैं हम मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स।
सर कुछ एग्जांपल बताएंगे, समझ में ऐसे थोड़ा नहीं आ रहा। एग्जाम्पल इसका जो है चलिए इसको अभी आगे कवर करते हैं, फिर मैं आपको इसको नेक्स्ट कभी क्लास होगी तो उसमें डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये पॉइंट नंबर 1 था आपका शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है, ये 3 कवर इसमें हो गए। और सेकंड पॉइंट है आपका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मतलब ये भी कंपनी के लिए लायबिलिटी है। इसमें भी आपने कंपनी ने फंड्स रेज किया है बट इसको अभी अलॉटमेंट नहीं किया है, तो ये भी एक आपकी लायबिलिटी होगी, इसको सेपरेट हेडिंग में दिखाया गया है। अब बात करते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज के बारे में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है इसमें। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब जो ज्यादा समय के लिए उधार कंपनी ने लोन लिया है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट यहाँ पे लिखा गया है। एक तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो गई, इसका मतलब क्या, कुछ ऐसी टैक्स लायबिलिटी है जो हमें अभी राइट नाउ तो नहीं पे करनी बट इसको लॉन्ग टर्म में पे करना है, ठीक है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के बाद आ गया अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में बैंक के लोन हो सकते हैं या फिर कोई और अदर नॉन करंट लायबिलिटी और भी कुछ हो सकती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस वगैरह हो सकते हैं, कुछ ऐसे लॉसेस हैं हमारे कंपनी के अंदर, उसके अगेंस्ट में अगर हमने कोई प्रोविजंस बना रखा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस मतलब कि अगर कोई ऐसा कंपनी के ऊपर सूट फाइल हो रखा है और या कोई लीगल केस है या कोई और भी अदर प्रोविजंस होते हैं, लॉस के कुछ प्रोविजंस हो सकते हैं, तो उन सारे प्रोविजंस को लॉन्ग टर्म जो प्रोविजंस होते हैं उसको भी हम नॉन करंट लायबिलिटीज में यहाँ पे कवर करते हैं। जैसे कोई सूट फाइल चल रहा है किसी को एम्प्लॉयमेंट का या पेमेंट ग्रेजुटी का, कोई ऐसा कुछ फाइल चल रहा है तो उसको लगता है कि मुझे इतना प्रोविजंस बनाना है तो यहाँ पे कवर करेंगे। करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या कवर होगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मतलब थोड़े समय के लिए हमने अगर कोई अपने कंपनी के लिए अगर हम फंड लिया है, पैसा लिया है, तो उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, उधार लिया है। ट्रेड पेबल्स होते हैं, जब हम बिजनेस लेन देन करते हैं तो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ हमारा सामान किसी पे उधार होता है, कई बार हम किसी से उधार लेते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स मतलब क्या हुआ, इसमें बिल्स पेबल जैसे होते हैं, और बिल्स पेबल के बाद कोई प्रोमिसरी नोट और भी कुछ ऐसे छोटी छोटी चीजें जो हो गए, करंट क्रेडिटर्स वगैरह हो गए, है ना, तो वो भी इसमें कवर होंगे। अदर करंट लायबिलिटीज में क्या क्या होंगे? अदर करंट लायबिलिटीज में जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी बिल्स, हमने कोई ऐसा आउटस्टैंडिंग कोई बिल्स है जो नहीं दिया है, तो कुछ भी ऐसी चीजें होंगी वो इसमें कवर होंगी। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस मतलब कुछ, अब यहाँ पे जैसे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है तो ऐसे कुछ शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी हो सकते हैं जो लायबिलिटी है कंपनी के लिए, उसको हम यहाँ पे कवर करते हैं। हम बात करते हैं ये हमने असेट्स एक लायबिलिटी को कवर कर लिया है अभी, तो इसमें 3 हेडिंग आपने देखे थे, 4 हेडिंग, ठीक है। तो एक तो हमने इक्विटी एंड लायबिलिटी, तो ये मेन हेडिंग हो गई, और सेकंड उधर असेट हो गया, ठीक है। और इसमें 4 हेडिंग कौन थे? शेयर होल्डर फंड्स, उसमें 3 थे, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये एक और इसका सब पार्ट कह सकते हैं, ये भी शेयर होल्डर फंड है एक्चुअली। और देन अगेंस्ट ये है यहाँ पे लॉन्ग टर्म, इसमें डिवेंचर्स, बैंक के लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट अगर शॉर्ट टर्म है तो वो आपका करंट लायबिलिटीज में कवर होगा, जैसे क्रेडिट कार्ड के बिल्स वगैरह हो गए तो उसको हम करंट लायबिलिटी में कहेंगे। अब बात एसेट की बात करते हैं। नॉन करंट एसेट पहले हम कवर करते हैं। नॉन करंट एसेट यानी जिनको हम नॉन करंट में कवर करेंगे। फिक्स एसेट, फिक्स एसेट के अंदर क्या क्या आते हैं आपके? टेंजिबल एसेट यानी कि जितने प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, जो भी जिसको हम जो हमारे फिक्स एसेट होते हैं वो इसमें कवर हो गए। इंटेंजिबल एसेट भी होते हैं कुछ ऐसे जो फिक्स्ड होते हैं, जिनका क्या होता है, एक काफी लंबा समय तक चलता है। ऐसे कुछ इंटेंजिबल एसेट भी कंपनी के अंदर हो सकते हैं, गुडविल, पेटेंट, जो काफी ज्यादा समय चलते हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ ऐसी कैपिटल भी होती है जो वर्क इन प्रोग्रेस होती है, ऐसा कुछ कह सकते हैं। कोई ऐसा कुछ इसको कैसे निकालते थे, कुछ आइडिया है किसी को? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ ऐसा कैपिटल जो वर्क इन प्रोग्रेस में लगा है तो उसको भी हम फिक्स एसेट में कवर करेंगे, ठीक है। इसका कोई आइडिया है इसका कुछ? सर जैसे बिल्डिंग अभी हाफ कंस्ट्रक्शन हुई है, उसमें भी प्रोग्रेस में है वर्क, ऐसे भी कह सकते हैं। और जो सर इन्वेंट्री इसमें आ सकता है, जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। दोबारा बताना। इन्वेंट्री नहीं, इन्वेंट्री तो हम उसको कहेंगे ना, स्टॉक को। इन्वेंट्री नहीं कवर होगा,
कैपिटल अच्छा, वर्क इन प्रोग्रेस एक्चुअली जब भी हम पैसा किसी से उठाया हमने, ठीक है, मान लो अगर मैंने 100 रुपए कहीं से बिजनेस में पैसा लेके आए, ये इक्वल किसके होगा, आपका। इसमें 100 रुपए में से क्या करूंगा मैं, अगर मान लो मैंने 100 रुपए लेके आया हूँ, तो 100 रुपए में से कुछ पैसा तो मैं अपना वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करूंगा, ठीक है, और कुछ करंट असेट्स के लिए, और कुछ क्या करूंगा फिक्स असेट के लिए, है ना। यहाँ तक क्लियर ओके हुआ सर। आपको। मतलब जैसे आप कार खरीदते हो तो कार के साथ पेट्रोल फ्यूल यानी कुछ कैश रखते हो, उसके बाद थोड़ा सा जेब में भी पैसे रखते हैं ना, तो कुछ कैश इन हैंड, डेटर्स, ये जो इन्वेंट्री वो करंट एसेट में आ गया। फिक्स एसेट में आपका लैंड, बिल्डिंग, प्लांट यानी जो बड़ी चीजें हो गई, और कुछ होता है आपका वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब आप इसको अगर सीक्वेंस में देखना चाहो, फ्लो में देखना चाहो, तो ऐसे देख सकते हो कि करंट एसेट को बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो वर्किंग कैपिटल को कन्वर्ट होने में कैश में थोड़ा टाइम लगता है, और फिक्स एसेट को तो सबसे ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है ओके सर। जी। तो ये था हमारा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब है कि हमने जो कैपिटल है उसको वर्क इन प्रोग्रेस में इन्वेस्ट किया है, फंड को यहाँ पे लगाया है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की वर्क इन प्रोग्रेस की इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। कुछ सम टाइम ऐसा भी होता है, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम किसी किसी कंपनी के अंदर हो सकते हैं, और वो कुछ इन्वेंट, पेटेंट, कुछ दवाई या कुछ भी कुछ काम, कुछ ऐसा कुछ काम हो सकता है। इंटेंजिबल मतलब कुछ ऐसा इंटेंजिबल एसेट तो क्लियर है आप सबको। इंटेंजिबल मतलब गुडविल, पेटेंट राइट, जितनी भी चीजें ऐसी होती हैं जो आपका क्रिएटिव वर्क वगैरह बताया था जैसे सर ने, तो वो सबको बोलते हैं। ऐसे कुछ अगर अंडर डेवलपमेंट है तो वो भी यहीं पे कवर होगा। फॉर एग्जांपल मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जो 3 साल बाद कंप्लीट होगा, लेकिन अभी मैंने उस पर 1,000 रुपये खर्च कर चुका हूँ। ओके, थैंक यू मैम। डेफर टैक्स असेट्स, अभी आप विनती आपने पूछा था, विनती अरोड़ा यस सर। मैम ने आंसर किया हुआ है, एक बार आप इसको चैट में पढ़ लीजिएगा। डेफर टैक्स एसेट इज एन आइटम ऑन कंपनीज बैलेंस शीट दैट रिड्यूस द टैक्सेबल इनकम इन फ्यूचर्स। यानी कि ऐसा एसेट होता है जो आपकी टैक्सेबल इनकम को फ्यूचर्स में रिड्यूस कर सकता है। सच एज लाइन आइटम असेट्स कैन बी फाउंड व्हेन अ बिजनेस ओवरपेज इट टैक्सेस, राइट। मतलब आपने प्रेजेंट में ज्यादा अमाउंट पे कर दिया है, तो आपको फ्यूचर में आपको उसका बर्डन कम पड़ेगा, तो ऐसे एक तरीके से वो असेट हो गया। जैसे हम प्रीपेड कोई बिल्स को पहले पे कर देते हैं, तो अगर पहले अगर मैं किसी बिल को पे कर देता हूँ प्रीपेड, तो प्रीपेड एक तरीके से मेरा असेट हो जाता है। जैसे हम किसी बिल्स का रेंट, एडवांस रेंट पे करते हैं, तो उसको भी हम असेट में कवर करते हैं ना, तो ऐसे ही ये है। आप एक बार मैम ने जो आंसर उसको पढ़ लीजिएगा बस। इसके बाद हम बात करते हैं आगे जो है इंटेंजिबल असेट्स जो हम अंडर प्रोसेस में है। यानी कि अगर मैंने 1,000 रुपीज किसी चीज में कवर किया है, मतलब 1,000 रुपीज अगर लगाया है, तो क्या करेंगे उसको हम अंडर उसमें कवर करेंगे कि इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, कोई गुडविल प्रोग्रेस हो रहा है, कोई रिसर्च हो रहा है, ऐसे वर्क को यहाँ पे हम कवर करेंगे। ये मेरी कंपनी के लिए असेट है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अब बात करते हैं। देखो अभी भी नॉन करंट एसेट में ही दो हेडिंग है, एक फिक्स एसेट हो गया, सेकंड है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, थर्ड है डेफर टैक्स एसेट्स, एंड आपका ये कवर हो जाएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, राइट। अदर नॉन करंट एसेट्स ये कवर हो गया आपको। जी, इसके बाद हम बात करते हैं डेफर टैक्स लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। क्या हो सकते हैं, कोई एडवांस बता सकते हैं कोई। पहले तो हम बात करते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की। क्या होता है ये, कोई आप में से बताएगा। मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था, क्या होता है कोई बताएं कि कोई भी स्टूडेंट बताएं। सर म्यूचुअल सर इन्वेस्टमेंट्स जो इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती, लाइक प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स।
नहीं, और बताएं। शेयर म्यूचुअल फंड शेयर ये सब नहीं हो सकता है। मतलब कंपनी के म्यूचुअल फंड या कंपनी ने कहीं लगाए वो वाले म्यूचुअल फंड्स? कंपनी में कहीं लगाया है, हाँ कंपनी शिवम, में कहीं बिल्कुल लगाया है। जी, बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो ये जो इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हो, तो ये जो आपने देखा इन्वेस्टमेंट के बारे में जो है, ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, अभी जैसे विनती जी ने बोला कि यहाँ पे कंपनी ने जैसे लॉन्ग टर्म पे लगाया या प्लांट मशीनरी पे, नहीं, ये इन्वेस्टमेंट क्या है, कहीं और लगाया कंपनी ने। यानी कि कंपनी ने जैसे मेरे को अपने बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए, लेकिन मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, पैसा तो है मेरे पास, तो बिजनेस, ये जो आपको शायद पता होगा, आगे चल के हम शायद कोई क्लास में बताएंगे, कंपनी एक इंडिविजुअल सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो कंपनी के पास पैसा समटाइम ज्यादा आता है, तो कहीं और जाके पैसा लगाते हैं किसी दूसरी कंपनी के अंदर, किसी दूसरे शेयर्स में, किसी दूसरी में पार्टनरशिप ले ली, शेयर होल्डिंग ले ली, ऑनरशिप ले ली, है ना, तो उसको बोलेंगे हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कंपनी ने अपने बिजनेस में कहीं भी कुछ खरीदा है, उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे, कहीं दूसरी जगह पे जाके खरीद लिया, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब कि जो लंबे समय तक के लिए खरीदा है कुछ, जैसे शेयर्स वगैरह खरीद लिए ऐसे। डेफर्ड टैक्स एसेट्स तो आप मैम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस क्या होता है ये? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस मतलब कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म्स लोन एंड एडवांस, ये क्या है, कोई आप पे से बताएगा? लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, थोड़ा सा गेस कर सकते हो, ऐसा कोई ऐसा नहीं है, आप बता सकते हो, गेस भी कर सकते हैं। किसी को 1 साल से ज्यादा के लिए लोन दे दिया हो। वेरी गुड। क्या किसने बताया था आंसर? विवेक। अच्छा विवेक जी, ओ वेरी गुड। तो बहुत बढ़िया, किसी को 1 साल से ज्यादा का हमने लॉन्ग टर्म ये दे दिया, ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। इसमें डेफर्ड टैक्स असेट्स में स्किप कर रहा हूँ, एक बार आप चैट में पढ़ लीजिएगा, मैम ने आंसर किया हुआ है इसको। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, डेफर्ड टैक्स असेट्स हो गया, अब कुछ और रहता है क्या इसके नीचे? अब करंट एसेट देख लेते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका अदर नॉन करंट एसेट भी लिखा हुआ है, अदर नॉन करंट में मतलब बाकी जो चीजें रेस्ट रह गई हैं, तो इसके लिए कॉलम बना दिया गया, इसके लिए क्लाउज है क्या, इसमें आप इस हेडिंग में बाकी चीजों को हम लिख सकते हैं, तो आप एग्जांपल सोच भी सकते हैं कि वो कौन कौन से आइटम हो सकते हैं जो रह गए, वो मिसिंग आइटम वो यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई अदर्स रह गए तो। करंट एसेट में क्या कहेंगे? करंट इन्वेस्टमेंट। अब इसमें करंट इन्वेस्टमेंट में कौन बता सकते हैं? अब एक आंसर दे चुके हैं अच्छे से शिवम, कोई और बताएंगे शिवम और विवेक के अलावा? शाहनवाज हैं या कोई और भी हैं? करंट इन्वेस्टमेंट क्या होंगे? चलिए मैं बताता हूँ, करंट इन्वेस्टमेंट जब भी वर्ड आए ना, तो कंपनी अपने इक्विपमेंट, अपने प्लांट मशीनरी बिल्डिंग, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं, कहीं दूसरी जगह पे बैंक में लगा दिए पैसा, बैंक में एफडी कर दी, तो वो उसको हम करंट इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। इन्वेंट्रीज, अब यहाँ पे जो इन्वेंट्रीज है, ये हमारी इन्वेंट्रीज होती है, ठीक है, जो हम अपना ऑपरेटिंग के लिए यूज करते हैं, रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग, वर्क इन प्रोग्रेस, वो सारा यहाँ पे आ सकता है, फिनिश गुड्स, ठीक है, वो सब इसमें कवर होगा। इसके बाद एक और हेडिंग है यहाँ पे, ट्रेड रिसीवेबल्स, अगर आप नीचे देख पा रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स, ऊपर था ट्रेड पेबल्स था, ठीक है, करंट लायबिलिटी के अंदर हेडिंग में, लेकिन यहाँ सॉरी, तो वहां पे कहाँ है, देखो यहाँ पे ये रहा ट्रेड पेबल्स था, तो ये ट्रेड रिसीवेबल्स है, इसी के अंदर डेटर्स वगैरह काउंट होगी। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल, ये जो भी ऐसी चीजें होंगी, तो वो उसको हम बोलेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो कैश का मतलब तो वही कैश हो गया, और कैश के इक्विवेलेंट जो भी मनी है हमारा, जो भी कुछ प्रोमिसरी नोट, चेक्स वगैरह होते हैं, तो ये सारी चीज को हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कवर करते हैं। यानी कि किसी बिजनेस के पास जितना भी कैश पड़ा होता है, किसी, अब से ये बैलेंस शीट जब हमने देखी थी, तो बैलेंस शीट के ऊपर ही हम क्या लिखते थे? एक डेट लिखते थे कि बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, तो उस डेट के अकॉर्डिंग हम सारा चीज कवर करते हैं, तो वहां पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में डेट हम इसको लिखेंगे। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अब इसमें क्या हो गया? शॉर्ट टर्म लोन्स आ गया, ऊपर क्या था?
नॉन करंट यानी कि लॉन्ग टर्म लोन्स, ऊपर क्या लिखा था, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस लिखा था, ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। मतलब अगर हमने इस बिजनेस ने किसी को शॉर्ट टर्म लोन दिया है या कुछ एडवांस दिया है, उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे कि एडवांस में हम एडवांस एग्रीमेंट रेंट पेमेंट कर देते हैं या कोई ऐसी चीज होगी, उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, अदर करंट एसेट भी हम यहाँ पे कर लेंगे। इस तरीके से हमारे टोटल बैलेंस शीट एक आपने ओवरव्यू कर लिया कि शेड्यूल 3 जो नहीं कि जो हमारा कंपनी एक्ट 2013 और उसके बाद से जितने भी चाहे लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, जितने भी बैलेंस शीट बनेंगे वो इस फॉर्मेट में बनेंगी। और मोस्टली सभी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ही बैलेंस शीट बना रहे हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, कुछ आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस इसमें गिवन है। तो आज का हमारा जो क्लास थी वो शेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड था। और इसको आगे चल के जैसे मैं आपको बता रहा था कि शेयर कैपिटल के अंदर पूरा टोटल आगे चलेंगे देखेंगे तो पेड अप कितनी है, सब्सक्राइब कितने शेयर्स कर रखे हैं, टोटल ऑथोराइज शेयर्स कितने हैं, कि टोटल मैक्सिमम कितना शेयर इशू कर सकता है, वो आगे चल के सब हेडिंग में नोट्स टू अकाउंट में आगे चल के उसको पूरा डिटेल कवर करा होगा इन्होंने। तो ये भी वही है, आप इसमें देख सकते हैं एक एक पॉइंट्स को हेडिंग को। बाद में बैलेंस शीट तो मेन हो गई, इसके अलावा यहाँ पे देखो बिल्स रिजर्व एंड सरप्लस को कवर किया, इसमें कैपिटल है, जितने रिजर्व्स हैं, सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिबेंचर रिजर्व, जितने रिवैल्यूएशन रिजर्व और जितनी चीजें हेडिंग है वो सब इसमें कवर है। और आप इसमें अगर एक और चीज देख पा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में आप देख पा रहे हैं क्या क्या है, बॉन्ड्स, डिबेंचर और फिर टर्म्स लोन के बारे में क्या, फ्रॉम बैंक और फ्रॉम अदर पार्टीज। ठीक है, ये चीज इसमें परसों छुट्टी है। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स कवर हो गया। डेफर्ड टैक्स पेमेंट, ये सब इसमें मेन हेडिंग हम कवर कर चुके हैं, इसके अंदर के सब हेडिंग है। और अब हम सीधा पीएनएल करें, या इसमें से किसी को और कोई डाउट है तो कोई पूछ सकते हैं। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में देखिए ट्रेड पेबल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म इसमें आप और चीज देख सकते हैं वो है शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स मतलब शॉर्ट टर्म में उधार लिया हुआ उधार, जिसे हम बिजनेस में लेते हैं, सारी चीज इसमें ये हमारे कंपनी का या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट को हम ऐसे ओवरव्यू कर रहे हैं। अभी एक ये फॉर्मेट है, इसमें किसी पर्टिकुलर कंपनी का तो नहीं है बट एक ओवरव्यू इसको हमने कर लिया। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हो गए, टेंजिबल असेट्स, ये देखिए आप टेंजिबल असेट्स हमने देखा था तो उसके अंदर कौन कौन से सब हेडिंग में क्या क्या कवर हो रखा है, इसको एक बार देखते हैं। टेंजिबल असेट में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट या अदर स्पेसिफिक कोई किसी नेचर के कोई और हैं तो उसको भी हम इसमें कवर करेंगे। असेट्स अंडर लीज, कोई ऐसी असेट्स जो अंडर लीज में है, शैल बी सेपरेटली स्पेसिफाइड अंडर सच क्लास ऑफ असेट्स। किसी ने लीज में मेरे से पूछा था शायद किसी लास्ट क्लास में, तो लीज में भी अगर हमने कोई असेट लिया है तो लीज एक्चुअली दो लीज होते हैं, एक फाइनेंस लीज होता है, एक ऑपरेटिंग लीज होता है। अगर फाइनेंस लीज है तो उसको एक तरीके से हम असेट मानते हैं। सब डेप्रिसिएशन में बताया था ना मैंने कि अगर आपने फाइनेंस लीज लिया है तो उसमें आपको डेप्रिसिएशन मिल जाता है, क्लेम कर सकते हो, और एज पर इनकम टैक्स भी आप उसको क्लेम कर सकते हो अगर आपने फाइनेंस ले रखा है तो आपको मिल जाता है। ऑपरेटिंग लीज में आपको रेंट मिलता है, रेंट का टैक्स जो है एक्सपेंस अलाउ होता है। ये क्लियर हो गया आपको टेंजिबल असेट्स। ये हमने अभी तक क्या क्या देखा, अब बैलेंस शीट देखा आज की क्लास में, हमने ओवरव्यू किया बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट में हमने देखा कि ऊपर इक्विटी एंड लायबिलिटी थी और फिर देन सेकंड में असेट था। इक्विटी लायबिलिटी में हमने 4 हेडिंग देखे थे, इसमें शेयर कैपिटल था और कोई मनी एप्लीकेशन मनी रिसीव बट अलॉटमेंट नहीं किया वो था। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी थी यानी कि नॉन करंट लायबिलिटीज, और फिर करंट लायबिलिटीज। ठीक है, फिर असेट्स में हमने नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। असेट साइड को सिर्फ 2 ही पार्ट में डिवाइड किया है, लायबिलिटी साइड को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, 4 सब हेडिंग बनाए गए हैं। ये हम शेड्यूल 3 कर रहे हैं, कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 129। अब हम देख लेते हैं जल्दी से पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लेते हैं। ये देखिए ट्रेड रिसीवेबल्स वगैरह सब दिखा रहे हैं कि इसमें डेटर्स वगैरह सब इसमें पॉइंट्स कवर हैं।
ये हम पीडीएफ भी आपको सेंड कर देंगे, पर आप देख लीजिएगा इसको भी। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट है क्या? हाँ हाँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप देख पा रहे हैं पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा, बैलेंस शीट देखी थी। पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेम ऑफ द कंपनी, अगेन सेम देखो यहाँ पे नेम ऑफ द कंपनी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, और फिर रुपीस वगैरह इस तरीके से इसमें लिखा गया है। ये स्टेटमेंट है, इसमें आप क्या देख सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेशन रेवेन्यू कितना हुआ, अदर इनकम कितनी है, और फिर टोटल रेवेन्यू कितना है। अच्छा, ये सभी कंपनियों का ऐसा ही होता है या फिर इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी या फिर अदर कंपनी का सेपरेट हो सकता है? तो जो गवर्न करती है जो इंडिविजुअल अथॉरिटी को, तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा सबका सेपरेट भी हो सकता है, बैंकिंग कंपनी का, इंश्योरेंस कंपनी का और अदर कंपनी का थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं फेस, इसमें एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक है ना, चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ट्रेड, ये आप इसमें चीज देख सकते हैं, इस तरीके से लिखा गया है। और देखिए 5th पॉइंट देखिए, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शंस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। तो ये यानी इसका मतलब यहाँ तक प्रॉफिट कवर हो चुका है, लेकिन इसके अंदर अभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो है या फिर टैक्स को इसमें कंसीडर नहीं किया गया है, ठीक है। फिर 6 में है एक्सेप्शनल आइटम्स, कुछ ऐसे आइटम जो है एक्सेप्शनल हैं या कुछ ऐसे आपको उसमें बताएंगे डिटेल में, तो वो इसमें कवर होंगे। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि एक्सेप्शनल आइटम को अगर माइनस कर दें तो फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। फिर इसमें से टैक्स हटाएंगे, टैक्स को माइनस करेंगे, टैक्स एक्सपेंस को करंट टैक्स, एक तो करंट टैक्स होता है यानी कि इस साल का टैक्स कितना है, और डेफर्ड टैक्स, जैसे आपको बताया गया था मैम ने भी, वहां पे डेफर्ड टैक्स मतलब समटाइम कंपनी जैसे SCZ के केस में, मैंने केस में क्या होता है, टैक्स को करंट पीरियड के टैक्स को आपको लंबे समय के लिए आपको अलाउ कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो वो यहाँ पे डेफर्ड टैक्स से कोई आपको पे करना है प्रीवियस ईयर का, तो वो आप यहाँ पे पे कर सकते हैं, सबट्रैक्ट यहाँ पे माइनस करना है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेटिंग, इसका मतलब जो आप ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस जिस बिजनेस को में ये काम कर रहे हैं वहां से कितना प्रॉफिट हुआ, वो इस हेडिंग में लिखा गया है। प्रॉफिट फॉर द बिजनेस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, कोई बिजनेस ऑपरेशन को करने से उन इस बिजनेस के ऑपरेशन करने से क्या प्रॉफिट हुआ, वो यहाँ पे कवर हो गया, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, यानी कि कुछ और भी कोई ऐसा है जहां से डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, कोई ऐसे ब्रांच है, कोई दूसरी अदर वो है, तो उसको अलग सेपरेट यहाँ पे लिखा गया है। टैक्स एक्सपेंस फॉर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, उनके टैक्स एक्सपेंस। प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट एंड लॉस। अर्निंग पर इक्विटी शेयर्स, तो देखो जब यहाँ पे प्रॉफिट जब मेन हेडिंग में आ जाएगा, यानी आपका 15 पॉइंट में अगर हेडिंग आ गया, तो टोटल अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अगर डिवाइड कर देंगे तो ईपीएस भी हमारा यहीं पे कैलकुलेट हो जाएगा, इक्विटी अर्निंग पर शेयर, उसमें से बेसिक आ जाएगा, फिर डिल्यूटेड आ जाएगा। ये हमारा पूरा टोटल एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है हमारा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमारा कवर होता है। देख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2 है ये हमारा, इसी का शेड्यूल 3 में जो कवर है। इस तरीके से हम इसमें बना सकते हैं। कल की क्लास में मैंने ट्रायल बैलेंस कवर किया था। ट्रायल बैलेंस को ये करने से पहले एक बार हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। अगर आप में से कोई भी कॉमर्स का स्टूडेंट होगा तो उन्होंने देखा होगा कि P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने से पहले उनको ट्रायल बैलेंस दिया जाता है। ईसोप है इसके अंदर और सारी चीज, मतलब सब इसमें सबको स्पेसिफिकली कवर करना होता है सारी चीजों को। आगे डिटेल में इसके जो है नोट्स टू अकाउंट भी बनते हैं। इसके बाद नोट्स टू अकाउंट में जो भी डिटेल एक्स्ट्रा आइटम जैसे उसमें तो लिखा ही था, लेकिन जो भी बाकी जो चीजें होती है उसको हम डिटेल में लिखते हैं, अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में लिखते हैं।
आपने अभी कुछ पूछना है अभी? No, sir. ओके। Abhishek, Yes, ma'am. I think Balram ji has concluded. Okay, ma'am. So there is no question from any students. तो मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ फिर मैं इसके लिए, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो। अब मैं हमारे प्रेसिडेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं और एक्स फॉर्मर ह्यूमन राइट कमीशन की मेंबर थी, उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगा प्रेसिडेंशियल एड्रेस के लिए। थैंक यू। Thank you, Abhishek. Thank you, Balram ji, and thank you all the participants who are there. एक थोड़ा सा मुझे लगता है क्योंकि मैं भी अकाउंट्स बैकग्राउंड से आती हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली जो आज हम डिस्कस कर रहे थे वो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समराइज करता है। मतलब कि कितनी कमाई हुई, क्या रेवेन्यूज हुए और क्या खर्चे हुए। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समराइज करना, कितनी कमाई हुई, कितने खर्चे हुए, और फिर इसके आधार पर मतलब कमाई और खर्चे के आधार पर, जैसे आपकी 100 रुपया कमाई हुई और आपका खर्चा 80 रुपए हुआ, तो इसके आधार पर वो प्रॉफिट निकालता है, मुनाफा निकालता है। तो कमाई और खर्चे का जो बैलेंसिंग फिगर है, वो या तो इनकम होती है, मतलब प्रॉफिट होता है, और या फिर आपकी कमाई 80 रुपए हुई और आपका खर्चा 100 रुपए हुआ, तो उसका जो खर्चा ज्यादा हो गया, 20 रुपए फालतू हो गया, तो वो 20 रुपए का आपका लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरह से इसका नाम पड़ता है। ये स्टेटमेंट जो कि सारे रेवेन्यूज और सारे एक्सपेंसेस को, मतलब सारे कमाइयों को और सभी खर्चों को एक जगह पर डालती है। तो फाइनली कंपनी को ये अंदाजा होता है कि उस फाइनेंशियल ईयर में उसने कमाई करी और उस फाइनेंशियल ईयर में उसने नुकसान उठाया, मतलब उसको लॉस हुआ। और ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप अपने घरों में भी बना सकते हैं। जैसे कि आपकी जो इनकम हुई वो तो एक तरफ रेवेन्यू आ गया, और उसके बाद अपने खर्चे लिखने शुरू कर दीजिए। आपका ये दूध का खर्चा हुआ, या किराया दिया आपने, ये राशन पे खर्चा किया, या आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ, तो सारे आप खर्चे लिख दो, तो वो आपके एक्सपेंसेस हो गए। और उसके बाद एक बैलेंसिंग फिगर बनेगा, या तो आपके खर्चे आपकी कमाई से कम होंगे या आपके खर्चे आपकी कमाई से ज्यादा होंगे। अगर आपके खर्चे आपकी कमाई से कम है तो आपको प्रॉफिट होगा, मतलब उस महीने में आपका पैसा बच गया। प्रॉफिट मतलब पैसा बच गया। अब आप इस प्रॉफिट के साथ, इस पैसे बचे हुए के साथ, चाहे आप कहीं घूमने चले जाइए, चाहे आप कोई शॉपिंग कर लीजिए, तो ये प्रॉफिट है। और अगर आपका खर्चा ज्यादा आपकी कमाई से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी से बोरो करना पड़ेगा पैसा। मतलब आपके खर्चे तो पूरे होंगे ही नहीं, तो आपको कर्जा लेना पड़ेगा। लायबिलिटी आपकी एक जो है नुकसान पड़ जाता है। तो ऐसे छोटा सा हमने एक इसको कंक्लूड करते समय में मैंने कहा चलो थोड़ा सा अपना भी एक कंट्रीब्यूशन दे दूं, और इसी तरह हम चीजों को समझें और अपनी लाइफ के साथ चीजों को जोड़ें। शायद यही हमारा मकसद है इस अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज और इंफॉर्मेशन के इस टेक्निकल सेशन का, कि आप लोग जब अपनी जॉब्स के इंटरव्यू में जाएं, और हम बिल्कुल लगातार सबकी परफॉर्मेंस को जज कर रहे हैं। और हमारा, जैसे हमने बताया था कि सक्षम भारती का जो जॉब फेयर है वो 1 जनवरी 2023 को शेड्यूल्ड है। तो आप में से जो सिलेक्टेड लोग जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, जिस तरह से वो क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, तो वो सिलेक्टेड लोगों को हम मौका देंगे पहले इंटरव्यू के लिए कॉल करने का। और मतलब प्रेफरेंस हमारी जिस तरह से आप लोगों की क्लासेस में परफॉर्मेंस है, आपकी अटेंडेंस है,
उसके बेसिस पे हम आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप सब पढ़े लिखे हैं, सब जानकारी रखते हैं, तो अपनी क्लास में आने से पहले आप थोड़ा सा उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लें, थोड़ा सा समझ लें, ताकि और अच्छा आप कंट्रीब्यूट कर सकें। हम तो यही चाहते हैं कि हम सब जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं और जो भी वॉलंटियर्स है सक्षम रोजगार सोसाइटी के, सब एक जैसे लोग हैं। सब हम नॉलेज शेयरिंग की बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ जानकारी को बांटना और इंफॉर्मेशन को शेयर करना और ज्ञान को हम बांटना, ये हमारा मकसद है। तो हम चाहते हैं कि सभी कुछ ना कुछ इसके अंदर कंट्रीब्यूट करें। और कल की जो हमारी क्लास है वो न्यूट्रिशन के ऊपर क्लास है। न्यूट्रिशन तो आप समझते होंगे कि मतलब किस प्रकार का भोजन हमको करना चाहिए। अनु सहदेव उस क्लास को लेंगी, क्योंकि ऐसा भोजन करें कि हम मोटे भी ना हो, ऐसा भोजन करें कि हम कमजोर भी ना रह जाएं, कि हमारे को किसी ने धक्का मारा तो हम गिर जाएं या हम बेहोश हो रहे हैं। मोटे होने से हमारे को बीमारियां हो जाती हैं, हमारा चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। हम अपने शरीर की मैक्सिमम एनर्जी को यूटिलाइज कर पाए, ये है न्यूट्रिशन। मतलब हम जो खाएंगे वही वही हमारे शरीर पे निकलेगा। तो हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, इसके ऊपर हमारी कल की क्लास है, न्यूट्रिशन के ऊपर। और मैं फिर चाहूंगी कि आप लोग भी थोड़ा थोड़ा गूगल पे जाके न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना, न्यूट्रिशन क्या होता है। आप लोगों के भी जो इसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा कि ये खाने से जो है वो नींद अच्छी आती है, या ये खाने से आप में ज्यादा एनर्जी रहती है, या ये नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसके खाने से वजन बढ़ता है, या ये नहीं खाना चाहिए इसके खाने से सुस्ती आती है। इस तरह के कुछ टिप्स आप भी अपनी उस क्लास में शेयर करें, हम आपसे ये अपेक्षा करते हैं। और मुझे लगता है कि न्यूट्रिशन के बारे में बातचीत करना, समझना, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जैसा खाएंगे वैसा ही वैसी ही हमारी परफॉर्मेंस रहेगी। और जैसी हमारी परफॉर्मेंस रहेगी, हमारे जीवन के जो नतीजे हैं, जो लाइफ के रिजल्ट्स हैं, वो हमारे उन परफॉर्मेंस पे बेस्ड होंगे। तो अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए अच्छा भोजन करना चाहिए। और आप सबसे उम्मीद है कि आप भी कल की क्लास में अपना अपना योगदान देंगे। थैंक यू अभिषेक, आई थिंक यू कैन कैरी ऑन। थैंक यू मैम, एंड आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Please call Omji for vote of thanks. Actually, he is not here, so I'm Okay. So आप सबने ज्वाइन किया, थैंक यू एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू। और अटेंडेंस के लिए अपने जो नाम और चैट बॉक्स में डाल दें अपने नंबर के लास्ट के 3 डिजिट्स के साथ। थैंक यू।